क्लास हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, भरी पड़ी है थ्योरी, बट ये थ्योरी ही तो बेस है। हमें कोई प्रैक्टिकल टॉपिक भी करना हो तो पहले कॉन्सेप्चुअली तो समझना पड़ता है। तो बिल्कुल फर्स्ट वर्ड, हम ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फिलहाल कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 पार्ट्स हैं, मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स, शॉर्ट में स्टैट्स कह देते हैं। तो आपने +1 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा। किसी को आइडिया है ये स्टैटिस्टिक वर्ड जो है, वर्ड, ये वर्ड कहाँ, इसका ओरिजिन क्या रहा है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? एनीवन? मे बी ये तो डेफिनेशन हो गई, मैं पूछ रहा हूँ वर्ड कहाँ से लिया। स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड कहाँ से लिया, कोई ओरिजिन तो रहा होगा, किसी ने तो फर्स्ट टाइम ये वर्ड को यूज किया होगा। फिर अगला पॉइंट है कि किस सेंस में यूज किया, तो फिर हम आएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये वर्ड का ओरिजिन क्या है, अगर आपको इसका नहीं भी आइडिया है, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 3 बार, कम नहीं होता। एक ही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होके, इट्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, आई थिंक लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज में प्रॉपर वर्ड क्या था जिससे ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड ले लिया? ठीक है, आपने एक स्टार्ट सही लिया बच्चे। बेसिकली 4 अलग अलग लैंग्वेज, फ्रेंच का वर्ड है स्टैटिस्टिक, जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, लैटिन वर्ड है स्टेटस। इन चारों का ही मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट है, इन चारों का ही मीनिंग सेम है जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज तक इस बात को जस्टिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि ये स्टैटिस्टिक वर्ड कौन सी कंट्री या कौन से, इसका ओरिजिन क्या रहा होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? स्टैटिस्टिक्स इज टेकन फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड के साथ स्टैटिस्टिक TIK वाला लिख देंगे, कॉम्बिनेशन गलत दे देंगे, फॉल्स हो जाएगा। या चारों ऑप्शन नीचे दे देंगे, फ्रॉम स्टेटस इज टेकन फ्रॉम द, नीचे 4 ऑप्शन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, लैटिन, या स्टैटिस्टा इज टेकन फ्रॉम द वर्ड फ्रेंच, जर्मन। तो मल्टीपल क्वेश्चन बन जाएंगे भाई इन चारों से, सोच रहे हो ना आप? और 3 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बन आ चुका है। तो अब इसको लर्न करने का, माइंड में रिटेन करने का इलॉजिकल वे, हमेशा आप लोगों ने शायद आगे भी सुना हो, अब तो आप +2 भी क्रॉस कर गए हो बच्चे, किसी भी चीज को लर्न करना हो ना तो इलॉजिकल वे ज्यादा काम आते हैं। लॉजिकल फॉर्मल वे से ज्यादा बेटर होते हैं हमेशा इलॉजिकल वे। इलॉजिकल वे का मतलब होता है कोई रिलेशन बनाओ, वो रिलेशन कोई स्पेसिफिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज देखो, अल्फाबेट आती है आपको, ABC आती है ना? हाँ जी आती है। यस सर। कॉन्टिन्यूटी में ABC बोलना जरा, ABCDEF, ABCDEF, देन G, देन आगे बोलना HI, देन बोलना JK। कोई रिलेशन मिला? कोई रिलेशन मिला? मतलब मैंने ये जो चारों वर्ड आपके सामने रखे हैं जानबूझ के इनको एक ऑर्डर में रख दिया ताकि आपको मैं रिटेन करवा सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आया है, आगे भी चांसेस है। एक कॉन्टिन्यूटी में वर्ड लिख दिए अल्फाबेट में, और आप सामने से इनके जो उस कंट्री के वर्ड हैं इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हो? एनीवन? कोई ऑब्जर्वेशन, कोई LR, इसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, कोई LR आपके माइंड में आया? एनीवन? जिसके माइंड में है बोल दो। सर पहले 3 का तो स्टैटिस ही बन रहा है। सर स्टैट सेम है सब में, कॉमन है स्टैटिस ही बन रहा है सर। नहीं, इससे आप याद रख पाओगे क्या? याद रखने के लिए कोई रिलेशन नजर आ रहा हो जिससे आपको याद रहे हमेशा के लिए कि ये वाला वर्ड फ्रेंच का? हाँ जी, लास्ट वर्ड अच्छा, और
और कोई रिलेशन सोचो, थोड़ा सोचना ही है हमने, और क्या है। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन सामने ही पड़ा है, आप देख नहीं पा रहे हो, अभी मैं तो दिखाऊंगा ही। Number of letters. परफेक्ट नव्या, नव्या वेरी गुड बच्चे। नंबर ऑफ लेटर रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं, चेक करो जरा। अच्छा, ये दो रिलेशन अगर आपको ना दिए होते, अगर ऐसे ही वर्ड्स शफल्ड लिख देता, पहले इटालियन लिख देता, जर्मन लिख देता, लैटिन लिख देता, फ्रेंच लिख देता, सामने उनकी कंट्री के वर्ड्स भी लिख देता, आप खुद सोचो, ये बड़े टेढ़े से वर्ड के बड़े सीधे से वर्ड तो है नहीं, है ना, इनको याद रखना इजी था क्या? अच्छा, अब इसे याद रखना इजी है क्या? इधर से इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट में FGIL लिखेंगे हम, उधर से लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चलेंगे, तुम्हें ना भी याद रहे, अरे MCQ क्वेश्चन आना है, उसने आपके सामने चारों वर्ड्स तो देने ही है, जब सामने रखेंगे तो वहां से रिलेशन याद आ जाएगा कि हाँ कौन सी कंट्री का कौन सा वर्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट, Yes, sir. अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने वाला हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है और आगे भी आने के पूरे चांसेस है। जो स्टैटिस्टिक्स है, ये वर्ड को डिफाइन किया जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस में, प्लूरल एज अ प्लूरल नाउन वर्ड बोलते हैं, एज प्लूरल नाउन इसको बोला जाता है ऑल द डेटा इज स्टैटिस्टिक्स, डेटा फिगर्स इन रिलेशन टू ईच अदर। इसको थोड़ा और आगे इलेबोरेट करूंगा। डेटा जो है वो स्टैट्स है, मतलब कहीं तुम्हें फिगर्स लिखी नजर आए तो फिगर्स को देखते ही तुम कहोगे अरे ये तो स्टैट्स लिखी हुई है, मुझे तो पता है ये स्टैट्स है। कहीं तुम्हारे 5-6 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे नजर आए तो तुम एकदम से क्या बोलोगे, ये तो स्टैट्स है। कहीं अर्थक्वेक आया था, उसकी इंसेंटिव क्या बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक का जो मेजरिंग स्केल होता है, मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नेट, क्या प्रॉपर रेक्टर स्केल पे जो मेजर करते हैं, है जी, एनीवन, रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं तो मे बी वो 6.5 है, 2.1 है, 7.1 है, कहीं वो फिगर्स लिखी नजर आए, आपके माइंड में एकदम से क्या आएगा, अरे दिस इज स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर नाउन, एज अ सिंगुलर नाउन इसको डिफाइन किया जाता है एज मेथड। मेथड कहने का मतलब, कहीं वर्ड आए नजर एवरेज, कहीं वर्ड नजर आए डिस्पर्जन, कहीं वर्ड आए इंडेक्स नंबर, आप साथ ही क्या बोलेंगे, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। कहीं वर्ड नजर आए कोरिलेशन, मतलब जो 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 चैप्टर्स, जो जो कैलकुलेशंस आप स्टैट्स में करने वाले हैं, ऑल दीज आर कवर्ड इन द सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जो भी डेटा जिसको लेके आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, these are covered in plural definition of statistics. As plural noun इसकी बेस्ट डेफिनेशन हॉरेस्ट सेक्रेस्ट ने दी थी, और एज सिंगुलर नाउन इसकी डेफिनेशन A.L. बाउले ने इसे डिफाइन किया। तो हॉरेस्ट सेक्रेस्ट की डेफिनेशन तो पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा नोट भी करना है? नहीं, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, आपने किसी ने कुछ नोट नहीं करना। हाँ, ये नोट्स मैं आपको साथ ही क्लास ओवर होते ही भेज दूंगा, जितना यहाँ लिखा हुआ है सारे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने रजिस्टर पे नोट करना चाहें, वो रिवीजन हो जाएगी, वो नोट करना है। कोई भी सब्जेक्ट एक बार पढ़ने से रिटेन नहीं हो सकता, कवर नहीं हो सकता, उसको रिपीट तो करना ही पड़ता है ना। तो अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, सिर्फ सुनने पे, बाद में फ्री टाइम मिलता है तो इस चीज को आप अपने रजिस्टर पे नोट करोगे, जो मेन रेलेवेंट एरिया है। हॉरेस सेक्रेस की डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस and which are collected in a systematic manner for some predetermined purpose and which are placed in relation to each other is called statistics. मैंने कुछ वर्ड यहाँ लिखे हैं, उसे थोड़ा अटैच करके बोल देता हूँ। Aggregate of facts which are numerically expressed and collected in systematic manner for some predetermined purpose
and which are placed in relation to each other is called statistics. अब मेरा क्वेश्चन आपसे, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था डेटा इज स्टैटिस्टिक्स, लीजिए मार्क करता हूं, डेटा इज स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक फिगर लिखी मैंने 10, इज दिस स्टैटिस्टिक्स? No, sir. No, sir. नो। इसके नो होने का रीजन क्या है? इसके नो होने का रीजन क्या है? पर्पस नहीं है सर इसका कुछ, ना एग- इसका कोई रिलेशन। एग्रीगेट भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, एक सिंगल फिगर, उसको किससे रिलेट करोगे? दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, Yes, sir. सर हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। बिल्कुल ठीक, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक और पॉइंट ले रहा हूं मैं, मैंने लिखा 10 मार्क्स, साथ में लिख दिया 50 kg। नाउ इज दिस स्टैटिस्टिक्स? No, sir. Relation No, नहीं sir. है। रिलेट नहीं कर पाओगे इसे, जब तक रिलेट नहीं कर पाओगे तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो ये जितने वर्ड आपको दिए हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब मल्टीपल फिगर्स होनी चाहिए, न्यूमेरिकली उन्हें एक्सप्रेस करो, किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया, चलिए जैसे भी कलेक्ट किया, मे बी प्राइमरी कलेक्ट किया, सेकेंडरी कलेक्ट किया, पर्पस भी कोई ना कोई तो रहा होगा उसको कलेक्ट करने का, और जिसे एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस किया जाता है उसे हम उन फिगर्स को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और ये इसकी प्लूरल नाउन में डेफिनेशन है। मान लो मैं ऐसी कोई डेफिनेशन लिखता हूं और नीचे लिख देता हूं दिस इज सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो सारी की सारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes. ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया अलग अलग कंट्री में ये ऐसे वर्ड है जिसका मीनिंग वहां से ये वर्ड लिया होगा, मीनिंग सेम है, पॉलिटिकल स्टेट। ये इसका अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री को चेक करें, अरे स्टैटिस्टिक्स को जिस तरह से मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं कभी तो यूज किया होगा। आज तो आप बुक पढ़ते हो, मेरा क्वेश्चन है कभी तो पहली बार ये बुक प्रिंट हुई होगी, फर्स्ट टाइम, कभी तो फर्स्ट टाइम इसी मीनिंग के साथ इसे यूज किया गया होगा, किसी ने तो स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले अप्लाई किया होगा। कौन कौन है वो जिसने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया होगा या इस वर्ड को यूज किया होगा? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? एनीवन? पता किसी को? चलिए करें डिस्कस। इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में आने के चांस है, अभी आया नहीं कभी, लेकिन आने के पूरे चांस है। मैं मार्क करूंगा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, 300 BC टू 2000 BC फर्स्ट सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, और पॉपुलेशन सेंसस इज इटसेल्फ स्टैटिस्टिक्स। क्या पॉपुलेशन सेंसस जो है स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? एनीवन? यस सर। प्योर स्टैटिस्टिक्स है भाई, पूरी स्टैट्स ही भरी पड़ी है उसमें। 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC कौटिल्य का नाम सुना आपने? एनीवन? कौटिल्य कौन था बच्चे, पता किसी को कौटिल्य कौन? चाणक्य। हाँ चाणक्य, वेरी गुड। तो चाणक्य नाम बड़ा पॉपुलर है, वैसे उसका नाम कौटिल्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजा जो था उसके मिनिस्टर थे। फर्स्ट टाइम कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी, अच्छा चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी मुझे याद नहीं आ रहा, बोलना क्या था? चाणक्य अर्थशास्त्र। वेरी गुड रिया, परफेक्ट, अर्थशास्त्र बहुत पॉपुलर बुक है, और आज की डेट में भी उसके आइडियाज जो है वो बहुत शेयर किए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र बुक में उसने उस टाइम 4th BC सेंचुरी BC, मतलब जैसे यहाँ 2020 चल रहा है तो 400 बैकवर्ड क्राइस चले जाओ। आजकल तो इसे क्या बोलते हैं, ये चेंज किया था AC. है AC. नहीं, After Christ. बिफोर क्राइस्ट है ना ये, तो इसको टर्म को डिफाइन अब रीडिफाइन किया गया है।
तो वो आप गूगल में चेक करना, एसी और बीसी को रीडिफाइन कर दिया गया है अभी कुछ फ्यू इयर्स बैक। तो मेरा टर्म जो है वो है कौटिल्य के टाइम पे जो बुक लिखी कौटिल्य ने, दैट इज अर्थशास्त्र। उस बुक में उसने उस टाइम की बर्थ और डेथ के सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं, और जो भी फिगर्स इन रिलेशन टू ईच अदर सिस्टमेटिकली कलेक्ट की गई है, डेफिनेशन के सारे टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? क्या कौटिल्य के टाइम पे भी स्टैटिस्टिक्स यूज की गई थी कि नहीं? बट एक चीज क्लियर कर दूं मैं, उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि ये स्टैट्स कर रहे हैं हम, किसी को नहीं पता था, क्योंकि स्टैट्स वर्ड अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इवन अकाउंट्स का ओरिजिन भी अर्थशास्त्र को ही अज्यूम किया जाता है। अकाउंट्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस को सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को नोट करना। तो वो भी कौटिल्य की बुक में एविडेंस मिलता है। उस टाइम की सारी रेवेन्यूज उसने रिकॉर्ड की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और उसके थ्रू उसने प्लान किया था कि आगे के टैक्स सिस्टम क्या होने चाहिए और वो कैसे इफेक्टिव किए जा सकते हैं। तो वो सारी कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो कह सकते हैं अकाउंट्स का ओरिजिन भी कौटिल्य के टाइम से है, कि तब भी अकाउंटिंग की जाती थी। उसके बाद चलिए, तब तक तो स्टैट्स किसी को अवेयर नहीं था। 16th सेंचुरी एडी, अब एडी की बात कर रहा हूं। आईना अकबरी अबू फजल ने लिखी थी। ये अकबर के मिनिस्टर थे। अकबर के टाइम में अकबर के मिनिस्टर थे अबू फजल। उन्होंने आईना अकबरी जो बुक लिखी, उसमें उस टाइम का सारा एग्रीकल्चर डेटा का रिकॉर्ड मिलता है, आज भी पढ़े तो एग्रीकल्चर डेटा, फिर डेटा आ गया, रिलेशन में आ गया। तो इज दिस स्टैटिस्टिक्स? यस सर। यस सक्षम, गुड। तो मतलब यहाँ अब क्लियर हो रहा है कि स्टैट्स तो भाई बड़ी पुरानी है, बड़े पुराने टाइम से चली आ रही है, बस उन लोगों को पता नहीं था कि हम स्टैट्स कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक वर्ड को यूज किया गया था, TIK वाला यूज किया गया था 1749 में। एक्नवेल गॉडफ्राइड फिलोसफर थे। इन्होंने कई डिबेट्स भी होती थी इनकी, कई अपने लेक्चर्स भी दिए हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टैटिस्टिक वर्ड को 1749 में अपनी एक डिस्कशन में, एक पॉपुलर डिस्कशन में यूज किया था, उसी सेंस में जिस सेंस में आप पढ़ रहे हैं। और इनकी बुक प्रिंट हुई थी 1771 में। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल इरुडेशन नाम से बुक थी कोई, और उसमें स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसे उसी मीनिंग में इन्होंने वहां एक्सप्लेन किया जिस मीनिंग में आप आज पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? कौटिल्य। नो, उसको तो पता ही नहीं था कि स्टैट्स कर रहा हूं मैं। अरे अबू फजल को भी पता ही नहीं था कि मैं स्टैट्स कर रहा हूं, वो तो डेटा कलेक्शन की थी। स्टैटिस्टिक्स फादर का यहाँ मीनिंग लिया जाता है जिसने वो नाम रखा है, जिसने वो नाम को इंट्रोड्यूस किया पूरी वर्ड के सामने। तो हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? एक्नवेल। हाँ जी, सर आर ए फिशर। आर ए फिशर को भी नहीं बोलोगे। ये एक्नवेल गॉडफ्राइड ने ये वर्ड को सबसे पहले वर्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया था, और सेम सेंस में इंट्रोड्यूस किया था। फिशर की डेफिनेशन अपने आप में बेटर है। कोई बुक फिशर को बोल दे तो वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जो स्टैटिस्टिक है, जिस मीनिंग में आप पढ़ रहे हैं, उस मीनिंग में किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक्नवेल गॉडफ्राइड इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और फर्स्ट टाइम ये वर्ड पब्लिकली यूज किया गया 1749 में। लेकिन चलिए, उसका रिटन एविडेंस नहीं, रिटन एविडेंस में 1771 में बुक पब्लिश हुई। एक बच्चे ने कहा आर ए फिशर, तो बच्चे थोड़ा डिस्कस कर लें। आपने फिशर क्यों बोला? गूगल से चेक किया क्या?
सर नहीं, मैंने +1 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स की बुक में। सो चलो गुड, आपको वो चीजें रिटेन हुई हैं। तो मैंने साथ ही आपको बोला था कि कुछ बुक्स में ऐसा है कि वो बोल देते हैं क्योंकि उसकी भी टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स अच्छी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फादर यहाँ मीनिंग लिया जाता है जिसने उस वर्ड को रखा, उस नाम को इंट्रोड्यूस किया और उसी सेंस में आगे पढ़ा गया। लेटर स्टेज में तो इसकी बहुत डेफिनेशंस आई हैं, बहुत लोगों ने इसे बाद में भी इंट्रोड्यूस किया है। इन सब का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट। अच्छा, तब तक 16 17 सेंचुरी तक, 17 सेंचुरी तक भी यही कंसिडर करते थे कि भाई स्टैट्स तो राजे महाराजा लोगों का काम है, स्टैट्स का आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों सोचते थे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसा क्यों सोचते थे भी स्टैट्स तो राजा महाराजा लोगों की ही वर्किंग है, हमारी ले नहीं बनाई है स्टैट्स? बोलो व्हाई? सर्वे सारे वही कंडक्ट करते थे क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे देखो ना, पॉपुलेशन सेंसस है और ये बर्थ रेट डेथ रेट है, या ये एग्रीकल्चर डेटा का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना किसी आम बंदे के बस का काम तो है भी नहीं। सोच के देखो, अरे वो अपनी अपनी लिविंग चलाई ये करेगा या वो ये डेटा सर्वे में चला होगा? हाँ, सर्वे कर भी रहा होगा तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कर रहा होगा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है तो ये तो पॉलिटिकल वर्किंग हो गई ना फिर। तो आम पब्लिक इससे दूर थी। नॉर्मल पब्लिक की अप्रोच में स्टैट्स तब तक नहीं आई, कब तक नहीं आई कोई बता सकता है? एक आम पब्लिक आज की डेट में मैं बोलूं तो आपके हर स्टेप पे स्टैट्स है, हर स्टेप पे स्टैट्स है। सेंसेक्स, शेयर मार्केट वाली जितनी दुनिया है वो सेंसेक्स के भरोसे चलती है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एवरेज ही है ना। सुबह उठते हो, कुछ फिगर्स आपके सामने रिलेशन में आ जाती हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। कोई मेथड, कोई स्टडी सामने आ जाती, कोई इंडेक्स आ गया, कोई एवरेज आ गया, कोई कोरिलेशन आ गया, कोई रिग्रेशन एनालिसिस आ गया, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें स्टैट्स यूज नहीं होती? आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्टैट्स नहीं यूज होती? इवन आपके इस डिसीजन में भी स्टैट्स यूज हुई है कि आपने सीए करनी है, हुई है कि नहीं हुई है? एनीवन? हाँ जी। सर यस अच्छा, अब यहीं पर आते हैं, थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना। आज की लाइफ में तो स्टैट्स इतनी ज्यादा घुस गई, घुस कि मतलब आपके हर काम में स्टैट्स है। तो 1770 तक तो कहीं नहीं थी। कौन रीजन बना कि स्टैट्स हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन गई? कौन रीजन बना? एनीवन? सोचो आपके माइंड में जो आए। हाँ जी, एनीवन? और कोई आइडिया? जो लाइफस्टाइल चेंज है, कमर्शियलाइजेशन, उसके कारण। सर लोग पहले अवेयर नहीं थे। चलिए, आप लोग सोच तो सही रहे हो, थोड़ा और सोच लो तो क्या होता है, नहीं तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा सामने। थोड़ी दिमाग के खिड़की दरवाजे ही खुल जाएंगे, और नहीं तो। थोड़ा सा हिलाओ इसको, सेट करो। हाँ, कोई आइडिया? नहीं आइडिया? तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे पहले राजा महाराजा स्टैट्स रखते थे और मैं एक वर्ड बोलूं तो उसके अटैचमेंट में बोलो, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मैंने कौन सा वर्ड बोला? मॉडर्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आज टेक्नोलॉजी हाँ, टेक्नोलॉजी, प्रॉपर वर्ड आ गया, टेक्नोलॉजी। जो डेटा है आपके सामने एकदम से आता है आज की डेट में, तो एकदम से आज के एकदम से आएगा डेटा कि कल कोरोना वायरस के कितने पेशेंट्स आए, कितनी डेथ हो गई। इतना ही नहीं, साथ के साथ ब्रेकअप आ जाएगा पंजाब में स्टेट वाइज, और हरियाणा में, हिमाचल में क्या क्या फिगर्स रही। साथ के साथ वो फिगर्स का एक पुराना रिकॉर्ड आ जाएगा कि लास्ट डेज के कंपैरिजन में ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब एक आइडिया माइंड में साथ ही डेवलप होता जा रहा है, मतलब लॉकडाउन बढ़ेगा।
अगर ये फिगर्स कम होती जा रही हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मतलब कंट्रोल हो रहा है वो प्रॉब्लम, मतलब कि आगे लॉकडाउन के जल्दी ही खुलने के चांसेस बनेंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं कि डेटा कितनी जल्दी हमें डिसीजन लेने, खुद ही डिसीजन लेने के कैपेबल कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस Yes, सर। sir. और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मतलब वो फिगर्स किसी टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी भाई सारी फिगर्स एकदम से सामने आ जाएंगी डेली के डेली। और स्टैट्स क्या है? फिगर्स, डेटा। और जितना ज्यादा डेटा कॉमन होता जा रहा है उतना स्टैट्स क्या होती जा रही है? बोलो। कॉमन होती जा रही है, आपके हर फील्ड में इंक्लूड होती जा रही है। अरे आज की डेट में तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि लास्ट ईयर सीए में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, तो आप सबकी अप्रोच में है। एक क्लिप पे आपको पता चलता है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुआ, कितने पास हुए, कितने उसमें से फेल हुए हैं, कितने वन ग्रुप क्लियर है। फिर उसके बाद एक क्लिक पे पता चलता है कि सेंट्रलाइज इंटरव्यू में उनकी प्लेसमेंट कैसी हुई है, उनकी सैलरी पैकेज क्या रहे हैं, एवरेज सैलरी क्या है, जो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अब आगे का आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अरे आप लोगों की प्लान ऑफ एक्शन तो अभी मैं बोलूं तो थोड़ी देर में चेंज भी होते हैं। आज से 1.5 साल बाद आपकी सीए इंटर हो गई, एक ग्रुप हो गया, ठीक है। लड्डू बांट सकते हो आज आप, लड्डू या जो भी आपको अच्छा लगे। क्या हो गई आपकी सीए इंटर। इंटर। कई बच्चों ने एक ग्रुप, कईयों ने बहुत ग्रुप क्लियर कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप होगा, आप कहीं किसी सीए के साथ अटैच ऑडिट पे जाते हो। ऑडिट पे गए और वहां पर आप लोगों के सामने उस बिजनेस की सारी बुक्स रख दी जाती हैं। आप तो ऑफिसर बन गए अब, क्योंकि सीए को रिप्रेजेंट करते हो तो सीए वाले राइट्स लेके जाते हो आप, तो आप उनकी सारी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो। चलिए बुक्स चेक करते हैं। तो छोटी सी एक फर्म थी, उसकी आप सेल्स देख रहे हो 52 करोड़ रुपीस। पिछले साल की देख रहे हो तो वो भी फिगर अच्छी है, 47 करोड़ रुपीस। क्या है, 2 मशीन लगाई हुई है सिर्फ, हार्डली 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा बहुत बिजनेस प्लान को समझा तो टफ भी नहीं लगा। अब आप लोग इतना पढ़ रहे हो, इतनी ज्यादा हार्डवर्किंग आपकी अपने प्रोफेशन में भी है, तो आप लोग मन ही मन रेडी भी हो कि हाँ यार वहां अपने वाली लाइन में तो बहुत मेहनत है, यहाँ तो उतनी ज्यादा है भी नहीं, प्रॉफिट भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं आपको। चलिए टर्नओवर अपनी जगह, प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। प्रॉफिट अच्छे हैं, आपको 20 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा है। एकदम से क्या मूड बन जाता है? किसी का बन गया कोई आइडिया माइंड में, एक किसी ये छोड़ के बिजनेस कर लेते हैं, बना कि नहीं? अच्छा किसने इन्फ्लुएंस किया? मैं बड़ा जेन्युइन बात कर रहा हूँ बच्चे। कल को सीए करनी है तब भी आपका मोटिव अर्निंग होता है, और अगर बिजनेस में चलते हो तो भी प्रॉफिट के कारण इन्फ्लुएंस हो गए हम। हाँ, प्रॉफिट के कारण इन्फ्लुएंस हो गए। और आपको लगता है कि ये जर्नी अभी लंबी है, तो हमें अगर बिजनेस प्लान कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए एक अच्छा, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। लेकिन किसने इन्फ्लुएंस किया आपको? डेटा ने, फिगर्स ने। क्लियर है कि Sir, नहीं? stats नहीं, yes. स्टैट्स ने। इसका मतलब ये जो फिगर्स हैं ये बहुत काम की है। अरे कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें स्टैट्स यूज नहीं होती है? मुझे ये बताओ। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हीरोज में जिसकी मूवी अच्छी होती है, आमिर खान। पता क्यों? रीजन बता सकते हो? किसी और को भी अगर अच्छा लगे तो। क्यों? बॉक्स ऑफिस रहता है उसका हाई। नहीं नहीं, वो ना फैक्ट बेस होता है। उनकी उसकी जितनी मूवीज हैं उसमें आप एक चेक करना, डेटा भरा, चलो सत्यमेव जयते देख लो उसका। पूरी रिसर्च टीम थी, पूरा उस एरिया पे डेटा कलेक्ट किया गया, फिर वो सीरीज बनाई गई। आपने देखी है ना? जब भी कोई फैक्ट बेस बात करोगे तो उसे ज्यादातर दुनिया पसंद करेगी, याद रखना, जब फैक्ट बेस बात करोगे। जब फैक्ट बेस नहीं होगा तो इलॉजिकल सा होगा, उसे जरूरी नहीं है कि देर तक याद रखा जाए। पीके को देर तक, या 3 इडियट को माइलस्टोन बनाने के पीछे उसके फैक्ट हैं जो कि लॉजिकल है, एलआर है उसमें सारी की सारी। बात समझ रहे हो कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूवीज और भी हैं, अच्छी चली होंगी, लेकिन वो वैसा एक इम्प्रेशन आपके माइंड में नहीं दे सकती। वो इम्प्रेशन दिया फैक्ट्स ने, वो इम्प्रेशन दिया हमारे सब्जेक्ट ने, और हमारा सब्जेक्ट कौन है? स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब आमिर खान अपनी जगह, लेकिन उसको पॉपुलर करने के लिए उसकी उस मूवी या उसके पीछे बेस रहा है फैक्ट, देयर स्टडी related to that area, or that is statistics। और बोलो कौन सा एरिया जिसमें स्टैट्स यूज नहीं होती? इकोनॉमिक्स ने तो भैया अपनी ब्रांच ही बना दी इकोनोमेट्रिक्स, कि ये स्टैट्स ही हो गई सारी सारी इकोनॉमी जिसमें हम फिगर्स को साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ब्रांच का नाम क्या है? इकोनोमेट्रिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स की ब्रांच दैट कवर्स और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इज इकोनोमेट्रिक्स। अच्छा, बिजनेस में यूज कहाँ होता है स्टैट्स? एनीवन? बिजनेस में सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वगैरह में, इन्वेस्टमेंट में, डिसीजन मेकिंग में तो भरा पड़ा है स्टैट्स। डिसीजन मेकिंग, एवरेज तो जगह जगह यूज होता है। सेंसेक्स इज एवरेज, सेंसेक्स एवरेज ही है ना कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज का, तो यूज होता है आपके बिजनेस डिसीजन में। कोरिलेशन जगह जगह यूज होता है। आप बताओ आपके स्टडी आवर्स और आपके रिजल्ट में कोई रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन सर। Yes, अच्छा, sir. और एक पॉइंट अटैच कर देता हूं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और आपके रिजल्ट, इसमें रिलेशन है? Yes, sir. और वर्ड ऐड कर देता हूं, आप एग्जाम जिस दिन देने गए थे उस दिन बीमार हो गए और आपके रिजल्ट में कोई रिलेशन है? Yes, sir. यस। Yes, sir. और वर्ड ऐड कर देता हूं, Yes, आपको टीचर जो है बहुत अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, सूरज सर हैं, और आपके इस सब्जेक्ट के रिजल्ट में कोई रिलेशन है? Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा है। Yes, sir. अच्छा, इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिलेशन ये नहीं है कि आपको सूरज सर पढ़ा रहे हैं, और स्ट्रांग रिलेशन ये भी नहीं है कि आपकी उस दिन की तबीयत कैसी थी, और स्ट्रांग रिलेशन ये भी नहीं है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसका रिलेशन है? स्टडी Sir, hours मतलब study hours करते हैं. स्टडी आवर्स में भी मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री कर जाता हूँ। कई बार ना बच्चे बुक लेके बैठे होते हैं, उतना प्रोडक्टिव नहीं पढ़ते। प्लस सर इसकी जगह हम वो भी ले सकते हैं कि मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं हमने। ये वो ज्यादा मनदीप बिल्कुल सही। एक तो क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए, और दूसरा यहाँ स्ट्रांग रिलेशन होता है आप कितना कॉन्सेप्ट बेस हर क्वेश्चन के साथ सोचा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप हर क्वेश्चन को करने के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी सोचते हैं, अटैच करते हैं। हाँ, नो डाउट, फाइनली मैं बोलूंगा कितने ज्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा ही आपका रिजल्ट बेटर होने वाला है। इसीलिए स्टडी का, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, बस क्लियरली बोल रहा हूं मैं। इंस्टीट्यूट ने तो अपना बहुत अच्छा मटेरियल दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। एक कमी है उसमें, क्या? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको किसी अलग सोर्स से दिए जाते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी को कवर किया जा सके। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए आप एक चीज को समझ लो, मैं आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस देने वाला हूं। एक बुक तो चलिए आपने बाय कर ली, इसके बाद भी आपको कुछ एडिशनल मटेरियल मिलता ही रहेगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की परफॉर्मेंस और इंप्रूव की जा सके। एक टॉपिक को फिनिश करने के बाद जब रिवीजन के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ ये सोच नहीं होगी कि जो आपने पढ़ लिया सिर्फ उसे ही रिवाइज करो, सोच साथ में होगी कुछ और मटेरियल भी मिल जाए आपको, कुछ एक नया विजन भी हो जाए आपका सोचने का। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, अभी तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। तो अपने टॉपिक पे वापस आए। हमने दो अभी तक वर्ड कवर किए हैं, कौन से? एनीवन? एक तो स्टैट्स वर्ड को मीनिंग को डिस्कस किया, दूसरा एक प्लूरल और सिंगुलर किए हमने। ठीक है। अब प्लस इस origin. हाँ, स्टैटिस्टिक्स की मेजर 6 डिवीजन है।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा, इसमें आ जाता है जैसे मीन मीडियन की कैलकुलेशन, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, मतलब सारी कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशन। ये जो मीन मीडियन, डिस्पर्जन, इनको ना बोलते हैं वन वेरिएबल बेस्ड स्टडी। वन वेरिएबल मतलब आपको कोई एक वेरिएबल दिया होता है, किसी के मार्क्स हैं या हाइट है, उसका आगे कुछ कैलकुलेट करना होता है। ऐसे ही एक होता है टू वेरिएबल बेस्ड स्टडी, जिसमें दो वेरिएबल आपको दिए होते हैं, आप उनके रिलेशंस डेवलप करते हैं। जैसे जैसे अभी बात कर रहे थे, आपके मार्क्स और आपके स्टडी आवर्स, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, दो चीजों के आपस के रिलेशन को स्टडी करने थे। एक होती है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल आ गया, इंडेक्स नंबर आ गया, कुछ ऐसी स्टडीज आ जाती हैं। एक आता है इंटरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप, प्रोबेबिलिटी में ना आगे चल के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने एक बार रेफरेंस में लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि आपके घर में लगे हुए एलईडी बल्ब की लाइफ का स्पैन क्या होगा, क्या इसे आप स्टडी कर सकते हैं। क्या एस्टिमेशन है कि किसी कंपनी के बल्ब 200 आवर्स चलेंगे या 200 to 500 आवर्स या 1000 आवर्स या 2000 आवर्स या मोर देन 2000 आवर्स, तो कितना बल्ब कितनी रेंज तक उसका बर्निंग लाइफ होने की एक्सपेक्टेशन है। उसके बेसिस पे कंपनी अपनी कुछ डिसीजन लेती है, कुछ कंक्लूजन, वारंटी रिलेटेड डिसीजन हो गया। इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम फोरकास्टिंग से रिलेटेड सारी वर्किंग करते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स आ जाता है सारा, और एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस आ जाता है, जिसमें जैसे मार्क्स और आपके स्टडी आवर्स का रिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस करना, जिसमें लीनियर रिलेशन या कुछ मल्टीपल रिलेशन, मल्टी लीनियर रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, मल्टीमोनियल रिलेशन बोल देते हैं उसको। आपके सिलेबस में लिमिटेड एरिया ही है। सर डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में क्या फर्क है? डिस्क्रिप्टिव सिंगल वेरिएबल बेस्ड है, एनालिटिकल टू वेरिएबल बेस्ड है। ओके सर। तो अभी आपकी बुक का मैं कुछ मटेरियल सामने रख रहा हूँ, स्टैट्स का बेसिक मीनिंग, आपकी बुक का फर्स्ट पेज, अगर बुक आपके सामने है खोल के देख लो, चाहे है बुक सामने? यस सर। हाँ, तो नो सर। चलिए, नहीं भी है तो आपके सामने यहाँ तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में एक वर्ड पक्का अपने माइंड में सेट कर लो, डाटा। प्लूरल में क्या वर्ड सेट करना है आपने? हाँ जी, डाटा। डेटा। Data. और सिंगुलर में क्या वर्ड सेट करना है आपने? मेथड्स। Scientific. मेथड्स, बेसिकली मेथड वर्ड। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है एप्लीकेशन इसकी नियर अबाउट हर फील्ड में है। आज की डेट में तो आपका लाइफ का कोई ऐसा फेस नहीं है जिसमें स्टैट्स यूज नहीं होती। इकोनॉमिक्स में तो इसकी पूरी ब्रांच बना दी गई, इकोनोमेट्रिक्स। रिग्रेशन भी इकोनॉमी को स्टडी करने में ही यूज होता है। देन बिजनेस मैनेजमेंट में अगर बोले तो एक पूरी की पूरी बुक बना दी गई, शॉर्ट में ओआर बोलते हैं, फुल नेम है इसका ऑपरेशंस रिसर्च। एनीवन? ऑपरेशंस रिसर्च आपने कभी सुना नाम ये? ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च डील विद, मतलब स्टैट्स की बड़ी सिस्टर कहते हैं इसको, और इसमें बहुत एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस हैं जो टाइम के साथ आप पढ़ेंगे। ये ओआर सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। ये सीए फाइनल में है, अभी नए सिलेबस में थोड़ा एरिया रिड्यूस कर दिया गया है इसका, और बीकॉम फाइनल ईयर में है ऑपरेशंस रिसर्च। आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ा है तो आपने एक चैप्टर पढ़ा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, यस सर। तो ये ऑपरेशन रिसर्च का ये एक पार्ट है। मतलब उसके थ्रू हम कोई भी, ये इक्वेशन रिलेशन ही होते हैं जिसमें मल्टीपल रिलेशन बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं।
आगे आ जाएं इंडस्ट्री या कॉमर्स में स्टैट्स कहाँ यूज हो रहा है? अरे भाई सारा ये जो एवरेज है, इंडेक्स नंबर है, ये सारा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये डिस्पर्जन है। अब एक सिंपल सा वर्ड लेता हूँ, रियल लाइफ एप्लीकेशन। हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है या नहीं है? यस सर। किसी भी नए प्लेयर की सिलेक्शन जब इंडिया की टीम में की जाती है तो वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है और उसमें प्योरली उस प्लेयर की कंसिस्टेंसी को स्टडी किया जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि किसके एवरेज स्कोर ज्यादा है, उसके साथ साथ देखा जाता है ये कंसिस्टेंसी का मीनिंग कोई बताएगा मुझे क्या होता है? सर इसका मतलब ये है कि कितनी देर वो मतलब खेल सकता है। नहीं, मैं स्टेमिना की बात नहीं कर मतलब रहा। रेगुलर कर रहा है परफॉर्मेंस के नहीं। हाँ, परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी होती है उसमें। जैसे जैसे मैं फिगर लिखता हूँ, एवरेज का ड्रॉबैक भी तो है वहां पे। एक मैच में 50 मारा, अगले मैच में 50 मार रहा है। हाँ ये वर्ड आंसर बिल्कुल सही था। देखो ना, कोई प्लेयर है एक मैच में 0 और एक में 100 बनाता है, एक में 40 और एक में 60, एक में 20 और एक में 70, तो एवरेज इसका जो है 70 की बजाय 80 कर देता हूँ, एवरेज इसका 50 है। बट एक और प्लेयर है वो कभी 50, कभी 52, कभी 48, कभी 55, कभी 45, इसका भी एवरेज 50 है। तो दोनों ही 50 एवरेज के साथ चल रहे हैं। अब सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला वाई प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है, रिलायबल है। क्लियर है? और भी बहुत स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, कई चीजें एडवांस हैं जो यहाँ स्टडी करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उन पे डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया की सिलेक्शन टीम में प्योरली स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। अगर अगर किसी टाइम पे होता था सिफारिशें चलती थी, लेकिन फिर इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ रूल बनाए, सिस्टम बनाया, तो उस सिस्टम से बाहर जाके सिफारिश काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक क्राइटेरिया बना दिया गया भाई जिसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, स्कोर सबके सामने पड़े हैं, तो उससे बाहर जाके किसी को सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो तो सामने आ जाएगा, कभी भी मीडिया उसे सामने ले आएगा। तो वहां सिफारिश कई जगह पे ना चल पाए, इसलिए कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई कर दिए गए हैं, सिस्टम में ही उसे अप्लाई कर दिया गया कि उससे बाहर सिलेक्शन हो ही नहीं सकती, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होती है। फिर आगे उनका जो ओपनिंग है कैसे होगी, फोर्थ फिफ्थ पे कौन जाएगा, थर्ड पे कौन जाएगा, उसमें भी पूरा स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। उसमें कोरिलेशन को यूज किया जाता है कि किनका कोरिलेशन पॉजिटिव है उन्हें एक साथ भेजा जाता है, जिनका कोरिलेशन ऑपोजिट है, नेगेटिव है, उन्हें मतलब थोड़ा डाउन चेन पे भेजा जाता है। जैसे 1-2 के साथ अगर 4-5 प्लेयर कहूं तो वो ऑपोजिट रिलेशन में जाते हैं, जो 1-2 में जाएगा वो कोरिलेशन पॉजिटिव के साथ जाएगा। आप लोगों को इसका मीनिंग समझ लग रहा है मैं कहां बोल रहा हूं? यस सर। तो मतलब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि भाई भरा पड़ा है स्टैट्स, कौन सा ऐसा एरिया है जहां स्टैट्स नहीं यूज हो रहा? हर जगह यूज हो रहा है। तो इन कैलकुलेशंस को समझोगे लाइफ में काम आएगा। इस सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करो, ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको रिवर्ट में बहुत कुछ देगा। ये लिमिटेशंस क्या है स्टैट्स की? सबसे पहले तो सिंगल फिगर को स्टडी नहीं करते, एग्रीगेट में स्टडी करते हैं। दूसरा, क्वांटिटी डेटा को ही स्टडी करते। क्वालिटी, अगर कोई क्वालिटी एस्पेक्ट आपके सामने है तो उसे हम सीधे सीधे स्टडी नहीं करते जब तक उसे फिगर्स में कन्वर्ट ना कर ले। कंडीशनल है इनकी सारी कैलकुलेशंस, रूल बेस्ड है। जब लिमिटेशन बोलते हैं तो चाहे किसी की कितनी मर्जी क्वालिटीज हो, लिमिटेशन ढूंढने वाले तो लिमिटेशन ढूंढ ही लेते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस। यहां तक हमने आज टॉपिक कवर करना है। मेरे कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस होने वाला है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन में हम प्राइमरी सेकेंडरी के सारे मेथड स्टडी करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और इसमें से बड़ा फ्रीक्वेंटली बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। बट आज के एरिया में हमने क्या 3 चीजें कवर की बच्चे? दोबारा बोल दें एक बार। सिर्फ मीनिंग, एक तो स्टैट्स वर्ड के ओरिजिन को लेकर डिस्कस किया हमने, ठीक है।
फिर इसका मीनिंग सिंगुलर या प्लूरल सेंस में, या इसकी बेसिक डिवीजन या हिस्ट्री के साथ हमने इस कवर किया, फिर इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशन को साथ में कवर किया। दिस इज फर्स्ट फेज, इंट्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अब बोलो, किसी को भी कोई डाउट है? सर इन स्टेटमेंट्स में से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे? एमसीक्यू सबसे पहले तो जो फर्स्ट ही था मेरा स्टैटिस्टिक्स वर्ड को लेके, मतलब कोई भी एक वर्ड ऊपर दे के इज टेकन फ्रॉम द, नीचे 4 ऑप्शन दे दूंगा, वो चारों कंट्रीज के नाम लिख दूंगा, बन गया क्वेश्चन? बन गया या नहीं? हाँ जी सर। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन बना या 4 क्वेश्चन बने? 4 चलो इसके 4 बने या 8 बने? रिवर्स कर देता हूँ, कंट्री ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वर्ड लिख देता हूँ। 4 बने या 8 बने? सर 8। हाँ सर 8 बने। चलो और बनाता हूँ, इनको वो मैच द फॉलोइंग 1 2 3 के आमने सामने लिख के क्रॉस घुमा दूं तो कितने बने? मल्टीपल क्वेश्चंस। टीचर की सोच है कि वो आपके सामने क्वेश्चन को कैसे रखता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा है या आपको लर्न करवाने की कोशिश की है, तो टीचर जैसे मर्जी आपके सामने क्वेश्चन को घुमा के ले आए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन इसमें बनता है हिस्ट्री बेस। सेकेंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीनिंग बेस। सिंगुलर या प्लूरल डेफिनेशन को लेके क्वेश्चन कई बनते हैं। सामने कुछ डेटा रख दें तो पूछ लें कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है या डिस्क्रिप्टिव है, या मतलब वो 6 डिवीजन है, वहां से घुमा लेंगे कहीं से क्वेश्चन। क्लियर? हाँ जी सर। अगर 6 डिवीजन है तो उसके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी भी एक एक एरिया को लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन हिस्ट्री बेस बनता है, जिसके ज्यादातर आने के चांस नहीं होते, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन उसमें से कवर करने हैं। हु इज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? दैट इज हॉरेस सेक्रेस, नहीं, ये अपना एकेनवेल गॉडफ्राइड। तो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन वैसे नहीं आया, कभी पास्ट में नहीं आया। मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता ही रहता है, उसका स्टैट्स वर्ड का यूज को लेके या ओरिजिन को लेके वो क्वेश्चन आता रहता है। इसकी लिमिटेशन को लेके भी क्वेश्चन आया है, इसकी इंपॉर्टेंस को लेके क्वेश्चन, यूज एप्लीकेशन को लेके क्वेश्चन बनते हैं। तो एरिया काफी आपने इसमें कवर किया। अभी कुछ क्वेश्चन अभी जब मल्टीपल हम करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, आज तो होमवर्क नहीं दे रहा मैं, कल का टॉपिक करने के बाद जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप उसमें आपके सामने आ जाएंगे, देखना कितने क्वेश्चन इसी में से बने होंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी बुक में से ये कलेक्शन ऑफ डेटा वाला एरिया, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उसे रीडिंग लेके आना, कल की क्लास से पहले एक रीडिंग ले लेना, ठीक है? अभी कोई डाउट? सर इसमें पॉइंट बेस्ड लर्निंग की तो जरूरत नहीं है? इसमें कोई पॉइंट बेस्ड लर्निंग नहीं चाहिए, कोई स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं चाहिए। इसमें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रिटेन करना है, लॉजिकल इलॉजिकल जैसे मर्जी। सर ओनली कांसेप्ट क्लैरिटी इज नेसेसरी। हाँ, ओनली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और टाइम के साथ जैसे जैसे जो बच्चे कुछ मेरे से अगर पहले भी पढ़े हैं तो इस बात को समझ लेंगे, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके माइंड में आंसर घूम रहा होगा कि इसका ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही पॉसिबल है। आप वो एनालिसिस डेवलप कर लेंगे टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करते जाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे एक नई अप्रोच आती जाएगी ना। दूसरी चीज है, मैं आप लोग कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, कर लिया, वही क्वेश्चन किसी ना किसी बच्चे का डाउट होगा, मेरे से आके डिस्कस करोगे, मैं उसको सॉल्व करने की अप्रोच ही अलग दूंगा आपको, और वो डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करती जाएगी। फाइनली एक बात याद रखना, जब एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो जो क्वेश्चन आपके डाउट हो ना, उनको एक स्पेशल मार्क लगाना अपनी बुक पे ही, और सेकंड रिवीजन में वो मार्क लगाए हुए क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज जरूर करना। बच्चे एक बात लाइफ में याद रखना, जो चीज तुम्हें आज आती है वो तुम्हें आज से 2 साल बाद भी आती है, जो अच्छी आती है। जहां प्रॉब्लम आज है उसी में प्रॉब्लम मंथ बाद भी आनी है। अगर आज प्रॉब्लम है और मंथ बाद वो नहीं आ रही है, उससे अगले मंथ नहीं आ रही है, तो वो हो गई पक्की।
मतलब हमने अपनी कमियों को कवर करना है स्टेप बाय स्टेप। और मल्टीपल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक दिन में आप करते हो, उसमें से 5 क्वेश्चंस में डाउट निकलता है, कोई मार्क लगा लो। तो अगली रिवीजन में मार्क लगाए हुए क्वेश्चन दोबारा से अपने आप से पूछो, अब समझ लग गया। जब दोबारा मतलब फ्यू डेज के गैप में दोबारा उन क्वेश्चंस को देखोगे तो डिस्कशन माइंड में वापस घूमेगी कि क्या डिस्कस हुआ था इस क्वेश्चन पे, और वो चीज एक लेयर में आपके माइंड में आएगी। लेयर्स जब बनती जाएंगी ना तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए ये डिस्कशन होती रहेंगी। अब हम अपनी कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।